हेलो एवरीवन, वी आर बैक ऑन CUT अकेडमी ऑनलाइन, जहां आज से हम करने जा रहे हैं अपनी एक नई शुरुआत। और वो शुरुआत करते हैं हम इकोनॉमिक्स की एक न्यू सीरीज़ से, #द इकोजोन। सो इसमें हम ना सिर्फ बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं, बल्कि अपनी CUT में 100% को भी कंफर्म करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी फ्रॉम दिस चैप्टर। सो आज के चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जो हमारा 1950 से लेकर 1990 तक का पीरियड था, उसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ एंड रिफॉर्म्स लेकर आए थे हमारे लिए, जिसमें उनका मेन मोटो ये था कि हमारी जो भी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन से हमें जो बेनिफिट हो रहा है वो हमारी कंट्री में रहे, हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं लोग उनको परचेज़ करें और हमारे यहाँ का पैसा ना हमारे यहाँ ही रहे। मतलब जैसे कि आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं या फिर डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कैसे करना है, इन सारी पॉलिसीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया था गवर्नमेंट ने, जिनसे हमें बेनिफिट तो हुए बट कुछ लॉसेस को भी हमें फेस करना पड़ा था। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि आफ्टर 1991 में ऐसे कौन कौन से रिफॉर्म्स थे जो गवर्नमेंट लेकर आई और उनसे हमें कैसे बेनिफिट मिला है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा कंटेंट क्या होने वाला है इस चैप्टर में। सो आज का हमारा कंटेंट है नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। से हमारे कंटेंट की शुरुआत होती है। हम सभी को पता है दैट एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। तो इसमें हम जानेंगे कि 1950 से लेकर 1990 का जो हमारा टाइम पीरियड था, उसमें ऐसे क्या क्या एक्शन हमें देखने को मिले जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ये सारी पॉलिसीज़ लानी पड़ी। और उसके देन ये भी जानेंगे हम कि उसके बाद हमारी इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। देन हम डिस्कस करेंगे न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और एलपीजी वो वाला एलपीजी नहीं है जिस पे मम्मा खाना बनाती हैं, ये इकोनॉमिक्स का एलपीजी है, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो ये तीनों मेन रिफॉर्म्स होंगे इस चैप्टर के, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इसमें से क्वेश्चंस हर बार आए जाते हैं। इन तीनों में से ऐसा हो ही नहीं सकता जो कोई भी टॉपिक ना आया हो। देन हम डिस्कस करेंगे कि लिबरलाइजेशन के जो सब पार्ट्स होते हैं, यानी कि लिबरलाइजेशन पर्टिकुलरली किसी एक थीम के ऊपर या फिर किसी एक इंडिविजुअल सेक्टर को देखते हुए नहीं किया गया था। अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग तरीके से रिफॉर्म्स किया गया था। जैसे कि इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स में हम जानेंगे कि इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देखा जा सके, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्पेशल रिफॉर्म्स लाई थी, क्या पॉलिसीज़ आई थी। देन हम जानेंगे टैक्स रिफॉर्म्स। अब 1950 से लेकर 1991 का जो टाइम, 1990 का जो पीरियड था, उसमें ये देखा गया था कि लोग ना बहुत ट्राई करते थे कि टैक्स ना पे करना पड़े, या फिर टैक्स से मतलब लोग भागते थे, बहुत ज़्यादा डरते थे। उसके लिए गवर्नमेंट ने टैक्स पॉलिसीज़ में भी काफ़ी सारे चेंजेस करे, जिसकी वजह से जो हमारा टैक्स कलेक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। देन हम जानेंगे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल यानी कि नाम से पता चल रहा है बैंक और पैसे से रिलेटेड चीज़ें, सो उसके बारे में भी हम जानेंगे। एंड लास्ट वन इज़ एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स, यानी कि जो हम ट्रेड करते हैं, बाहर से अपना सामान मंगवाते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, उनमें किस टाइप से चेंजेस किए गए, वो सारा हम इसमें डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे। देन हम जानेंगे प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन का एम क्या होता है, ये इसको लगाने का बेनिफिट क्या था। एंड देन ग्लोबलाइजेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं बात करूं बोर्ड्स एग्जाम्स की, तो उसमें तो ग्लोबलाइजेशन पे जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट एज वेल एज अगर आप अपने मिड टर्म के क्वेश्चन पेपर देखो या फिर लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, तो आपको ग्लोबलाइजेशन के ऊपर रिपीटेड क्वेश्चंस मिल जाते हैं। सो ये वाला टॉपिक बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हम पढ़ेंगे कि ग्लोबलाइजेशन को इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई थी, बिकॉज उस टाइम पे ना ग्लोबलाइजेशन तो बता दिया गया, लेकिन लोगों को एक्चुअल मीनिंग ग्लोबलाइजेशन का समझाने के लिए, उसको लोग अपनाएं, उसके लिए भी बहुत सारे स्ट्रेटेजीज को अपनाने की ज़रूरत थी। एंड देन लास्ट टॉपिक इज़ मेरे फेवरेट क्वेश्चन इन द सेंस वो क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में 100% आएंगे ही आएंगे। इसको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना, बिकॉज ये हर बार के रिपीटेड क्वेश्चंस है, और ये उन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चंस है जो मतलब आप ये समझ के जाओ कि आप एटलीस्ट ये तो पढ़ कर ही जाना, बिल्कुल नहीं छोड़ के जाने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था एवरी एक्शन हैज़ ए रिएक्शन। सो वो एक्शंस अब हम जानेंगे। सबसे पहला एक्शन था हमारा फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट से घबराना मत, ज़्यादा भारी भरकम मीनिंग नहीं होता है इसका। सिंपल शब्दों में मीनिंग समझो, तुम रटा रटाया नहीं करना। इसका मतलब होता है बोरोइंग्स। बोरोइंग्स का क्या मतलब होता है? उधार या फिर कर्ज।
तो इंक्रीज इन फिस्कल डेफिसिट का मतलब है कि गवर्नमेंट जो है ना अपने देश के खर्चे निकाल नहीं पा रही थी, इसकी वजह से उन्होंने दूसरे के देश से कर्ज लेना शुरू कर दिया, बोरोइंग्स लेने लग गए। जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो वर्किंग होते हैं, किसी कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं, मंथ के एंड में उन्हें सैलरी मिलती है और उसी सैलरी से वो हमारी स्कूल फीस भरते हैं, घर का रेंट भरते हैं, EMI भरते हैं और अपने सारे खर्चे निकालते हैं। लेकिन जब मान लो कि किसी ऐसा टाइम आ गया जब कंपनी ने थोड़ी सैलरी लेट कर दी या फिर उन्हें नहीं मतलब जॉब छोड़ दी, तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं, रिलेटिव से पैसा मांग लिया कि बाद में दे देंगे, या फिर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट चुका देंगे, या फिर बैंक से हमने होम लोन ले लिया या फिर कार लोन ले लिया। तो ये सारे लोन जब हम लेते हैं तो ऐसे थोड़ी लेते हैं, एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट जो है हम बैंक में देते हैं या फिर अपने रिलेटिव्स को देते हैं। तो गवर्नमेंट ने भी दूसरे कंट्रीज से बोरोइंग्स लेना शुरू कर दिया और एक उनका जो भी फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था उनको देना पड़ता था। तो शुरुआत में तो बोरोइंग्स इसीलिए ली गई ताकि जो गवर्नमेंट है ना वो हमारे देश के खर्चों को चला पाए। लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट और ज़्यादा पैसा लेने लग गई, यानी कि कर्जा लेने लग गई। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने पहली बार कर्जा लिया तब तो उनका मोटिव था कि अपने देश के खर्चे निकालेंगे, लेकिन जब उन्होंने दूसरी बार कर्जा लिया तो ये सोच के लिया कि यार जो पुराना कर्जा था उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दे ही नहीं पा रहे, दोबारा से कर्जा लेना पड़ेगा। इसकी वजह से जो हमारा कंट्री था ना वो बहुत बुरे जाल में फंस गया था, जिसका नाम था डेब्ट ट्रैप, यानी कि कर्ज का जाल, जिससे निकलना बहुत मुश्किल था। और ये हो क्यों रहा था? क्योंकि गवर्नमेंट कॉन्टिन्यूसली नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स के लिए खर्चा ले रही थी। अब देखो, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स का मतलब होता है, इसी वर्ड से समझो तुम कि नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स मतलब हमारे वो खर्चे जिससे देश का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है लेकिन खर्च हमें देना पड़ेगा। अब तुम्हें अगर सिंपल भाषा में बताऊँ ना तो देखो, मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स की सैलरी जाती है। अब तुम बोलोगे यार मिनिस्टर्स काम तो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन सैलरी जाती है। हाँ, वही वाली जो तुम्हारा सेकंड थॉट है ना, दैट मिनिस्टर्स काम भी करते हैं, हाँ उनकी काम होती है और वो सैलरी भी जाती है। तो उस सैलरी को हम नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में लेके जाते हैं। और ये नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो 1990 आते आते बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और इसी वजह से हम लोग एक डेब्ट ट्रैप में बहुत बुरी तरीके से हमारा कंट्री फंस गया था। और यही एक मेजर रीज़न था जिसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया दैट नाउ इट्स हाई टाइम और हमें कोई मेजर डिसीजन लेना ही पड़ेगा अब। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ PSU। नाम देके घबराना मत, बड़ा इजी सा मीनिंग है इसका। देखो, PSU का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। आई होप तुम्हें याद आ गया हो, बचपन पढ़ा होगा SST में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। सो आप जानते हैं ये होता क्या है? देखो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का मतलब होता है वो कंपनीज जो बेसिकली गवर्नमेंट रन करती है या फिर जो सरकारी विभाग होते हैं या फिर जो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूँ तो तुमने सुना होगा भेलपुरी खाने वाला भेल नहीं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये भेल, तो तुमने इसका नाम सुना होगा। तो ये क्या है? ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ही तो है। ऐसे ही तुमने सेल का नाम सुना होगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो भी हमारा PSU है। तो 1950 से लेकर 1990 तक गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जिन पे बहुत सारा पैसा लगा दिया था। और जब उन्होंने पैसा लगाया तो देखो, जब हम कहीं पैसा लगाते हैं ना तो जो इंसान की पहली सोच होती है, फिर मैं यहाँ पैसा लगा रहा हूँ तो पैसा वापस भी आना चाहिए मुझ तक। हर बिजनेसमैन की वही सोच होती है। तो गवर्नमेंट का मेन पर्पस भी तो वही था ना कि अगर मैं इस PSU में यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में पैसे लगा रहा हूँ तो मुझे रिटर्न में प्रॉफिट मिले, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकूं। इनिशियल में तो वो फिर भी ठीक ठाक प्रॉफिट दे रहे थे सरकार को और खूब चल रही थी बढ़िया कंपनी। लेकिन धीरे धीरे हमने क्या देखा कि ये जो कंपनीज थी, ये जो PSUs थे, इन्होंने लॉस देना शुरू कर दिया, यानी कि ये घाटे में चलने लग गई। और ये घाटे में चलने की वजह से हमारी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने ऑलमोस्ट सेवरल थाउजेंड करोड़ ऑफ रुपीज़ तो इन्वेस्ट किए थे ना। अब वो कहाँ से वो दोबारा गेन करते या फिर कहाँ से दोबारा लाते हैं? ऊपर से कंपनीज भी घाटे में जा रही थी। तो सेकंड हमारा रीज़न ये था। अब हम जानेंगे हमारे थर्ड विलन को। विलन ही तो जान रहे हैं ना, ये हमारा फर्स्ट विलन है, ये सेकेंड विलन है। तो अब चलते हैं हम अपने थर्ड विलन पे। मज़ा आ रहा है ना? कमेंट सेक्शन में बताना सेशन कैसा है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है। मुझे पता है तुम लोग फिर से देख लोगे यार कहाँ से शब्द ढूंढ के ला रही हैं, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है। सब सुनोगे, थोड़ा सब्र रखो। सो नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। अब देखो, तुम इकोनॉमिक्स के बच्चे हो तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। एक्सपोर्ट को हम लोग डिनोट करते हैं इकोनॉमिक्स में X से और इम्पोर्ट को हम लोग डिनोट करते हैं M से, ठीक है। और BOP क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस।
यानी कि अगर मैं एक्सपोर्ट में से माइनस कर दूं इंपोर्ट को तो मुझे मेरा BOP मिल जाएगा, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट मिल जाएगी। सो अब हम जानते हैं कि इसने कैसे एडवर्सली अफेक्ट किया था। तो देखो, जो हमारी कंट्री का BOP था ना वो बढ़ता जा रहा था। अब तुम बोलोगे अगर बढ़ भी रहा है तो हमने क्या, हमें कौन सा कुछ करना है, BOP तो बढ़ रहा है, उससे हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन है, हमारी कंट्री का लेना देना है। अब देखो कि हमारी कंट्री ने एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, सामान बेचना, गुड्स एंड सर्विसेज बेचना। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, खरीदना, कि हम बाहर से कुछ खरीद रहे हैं। और एक्सपोर्ट मतलब हम अपना कुछ बेच रहे हैं, बाहर बेच रहे हैं। अब मान लो कि हमने एक्सपोर्ट तो किया है 100 रुपये का और इंपोर्ट कर लिया 150 रुपये का। अब तुम कहोगे तो क्या हो गया, माइनस कर देंगे, -50 आ जाएगा, इससे हमारे देश को क्या। अरे है भाई, हमने सिर्फ 100 रुपये का माल बेचा है, हमारी कंट्री ने सिर्फ 100 रुपये का माल बेचा है, लेकिन सामने वाली पार्टी ने कितने रुपए का माल बेच दिया हमें, 150 रुपये का। यानी कि हम तो माइनस में चले गए ना, -50। यानी कि हमारी कंट्री में तो पैसा नहीं आ रहा, हम तो उल्टा ज़्यादा खरीद रहे हैं, हमारे देश का पैसा जा रहा है दूसरी कंट्री में। यही खेल हुआ उस टाइम पे, क्योंकि जो हमारा BOP थे ना वो नेगेटिव होता जा रहा था। यानी कि हम माल बेच तो कम रहे हैं, लेकिन दूसरे देशों का सामान, उनकी सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो BOP है वो नेगेटिवली अफेक्ट हो रहा था और बहुत बुरी तरीके से हमारी इकोनॉमी को ख़राब करता जा रहा था। अब हम जानते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा था कि एक्सपोर्ट्स जो है वो हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हमारी उस टाइम में 1950 से लेकर 1990 वाला जो पीरियड था ना, उस टाइम पे इंडिया के पास बहुत ज़्यादा हैवी इंडस्ट्रीज़ या फिर हैवी मशीनरीज़ या फिर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास मशीनरीज़ थी ना वो नहीं अवेलेबल थी। पहले रीज़न तो ये, और दूसरा रीज़न कि हमारी जो इकोनॉमी थी ना उनका मेन पर्पज़ ये था, 1950 से लेकर 1990 तक की कहानी सुना रही हूँ, उनका मेन पर्पज़ ये था कि जो हमारी इकोनॉमी है ना वो मेनली सारा सामान घर में ही बनाए और घर में ही बेचे, यानी कि भारत का सामान भारत में ही रहे बेचे। इस वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी ना वो भी बहुत कम थी। तीसरा, हमारे देश की कंपनीज़ में ना वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं थी उस टाइम पे, दैट हमें हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करनी है या फिर मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसको हाई रेंज में लेके जाना है। इन सारे स्पिरिट की कमी थी, जिसकी वजह से इसका असर इन सारी चीज़ों पे दिख रहा था। नेक्स्ट है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। देखो, आप कहोगे दीदी नया शब्द लिया है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अब ये क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का अगर मैं तुम्हें सिंपल मीनिंग बताऊँ ना तो वो पैसा जो गवर्नमेंट ने बेसिकली डॉलर की फॉर्म में हमारी कंट्री में रख रखे हैं। कि अगर देखो, अब हमारी कंट्री में रुपया चलता है, अब मुझे चाइना से कुछ मंगाना है, ख़रीदना है, तो तुम्हें क्या लगता है मैं रुपया दूंगी तो चाइना लेगा? नहीं लेगा चाइना। क्यों लेगा? हमारी करेंसी वो उसकी तो कुछ और है ना। चलो कमेंट में मुझे बताना ज़रूर कि चाइना की करेंसी क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चाइना किस में लेगा? दीदी ने ये तो बोल दिया कि रुपीज़ में नहीं लेगा, तो चाइना अपनी करेंसी में लेगा? नहीं जी, चाइना अपनी करेंसी में भी नहीं लेगा। तो हम क्या करेंगे? तो हम लोग क्या किसका यूज़ करते हैं? डॉलर का। जितनी भी हमारे मोस्टली मार्केट्स में ना डॉलर चल जाती है। कुछ ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जिनके रिलेशंस अच्छे होते हैं तो वो एक दूसरे की करेंसीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे इंडिया और नेपाल, हम एक दूसरे की करेंसीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम डॉलर में नहीं जाते, हम बोलते हैं आप हमें नेपाली करेंसी दो और हम अपनी इंडियन करेंसी देते हैं, तो हमारा चल जाता है। बट यही चीज़ मैं चाइना और पाकिस्तान के साथ एक्सपेक्ट करूँ तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। तो सेम इसके साथ भी था। तो देखो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का मतलब होता है बेसिकली वो पैसा जो गवर्नमेंट ने रख रखा होता है कि हम अपनी कंट्रीज़ में जो इंपोर्ट करेंगे, यानी कि जो सामान हम बाहर से मंगवा रहे हैं उसकी पेमेंट भी तो करनी है ना। उसकी पेमेंट किससे करते हैं हम? डॉलर से। तो 1990 में हमारी हालत 1990 से लेकर जो 91 वाला पीरियड था ना वो कुछ इस टाइप से हो गया था हमारा, कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स था वो इस लेवल तक गिर गया था कि हमारे पास सिर्फ 10 दिन का पैसा देने की ही क्षमता बची थी। यानी कि अगर मुझे कुछ सामान इंपोर्ट करवाना है ना तो मैं उसके सिर्फ नेक्स्ट 10 डेज़ के ही बिल दे पाऊँगी। उसके बाद जो 11वां दिन आएगा ना और मुझे अगर कुछ ख़रीदना हुआ तो मेरे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रहेंगे ही नहीं, तो मैं कुछ परचेज़ कर ही नहीं पाऊँगी। इतनी ख़राब हालत हो गई थी हमारी। अब देखो, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम 1 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको ज़रूर पढ़ के जाना। और चिंता मत करो, बढ़िया नोट्स है, तुम्हें कहीं कुछ खोजने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। याद आया? LPG, वही वाला LPG है जो पहले बताया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। चलिए जानते हैं अब लिबरलाइजेशन क्या होता है। देखो, लिबरलाइजेशन का ना मीनिंग बहुत सिंपल होता है, आज़ादी। यानी कि हमें, जैसे मैं बोलती हूँ ना, यार मम्मा
आप लोग भी बोलते होगे कभी कभी मम्मी पापा को, मम्मी को सुनते नहीं, तो मम्मी यार अपने विचार खोलो, थोड़े मॉडर्न बन जाओ, थोड़ी छूट दो हमें। तो लिबरलाइजेशन में भी कुछ उसी टाइप का था, लेकिन इस टाइम पे छूट मम्मी पापा ने नहीं, गवर्नमेंट ने दी थी। किसको दी थी वो जान लो। तो लिबरलाइजेशन में बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ना अभी तक जो हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज़ चल रही थी, कंपनीज चल रही थी, उन पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, रोकथाम लगा रखी थी। जैसे हम पे होती है ना कि रात के 9 बजे तक घर वापस आना है, ट्यूशन के बाद कहीं नहीं जाना, ट्यूशन के बाद बाहर का खाने मत निकल जाना, सीधा घर पे आना, इस टाइप की जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो सेम वे में गवर्नमेंट ने भी कुछ टाइप की रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे इंडस्ट्रीज़ पे, जैसे कि तुम जो है ना सामान इतना ही बनाओगे, इससे ज़्यादा नहीं बनाओगे, तुम इंडस्ट्री यहीं लगाओगे, यहाँ से कहीं और इंडस्ट्री नहीं जानी चाहिए। तो इस टाइप से गवर्नमेंट ने बहुत सारी रोकथाम लगा रखी थी इंडस्ट्रीज़ पर, जिसका इम्पैक्ट हमें 1950 से 1990 के टाइम पे देखने को मिल गया। और ये सारी चीज़ें मैंने इस वाले लेक्चर में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है, जिसमें हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग लगा रखी थी गवर्नमेंट ने, बहुत सारी रोकथाम वाली पॉलिसीज़ लगा रखी थी, इंडस्ट्रियल सोप्स भी दिए थे अट्रैक्ट करने के लिए, बट वो अलग टॉपिक था। सो लिबरलाइजेशन में बेसिकली जितने भी अभी तक रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने बच्चों पे नहीं, इंडस्ट्रीज़ पे लगा रखे थे, वो सारे ना छोड़ दिए। यानी कि बोला ठीक है, तुम अपनी इंडस्ट्री रन करना चाहते हो, तुम गांव में नहीं करना चाहते, तुम शहर में रन करना चाहते हो, कर लो। जैसे बॉर्नविटा हो गया, मान लो तुम 2 किलो बॉर्नविटा नहीं, तुम 5 किलो बनाना चाहते हो, बना लो, हमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन पहले क्या होता था, क्वांटिटी फिक्स्ड रहती थी कि अगर तुमने सरकार को बोला है कि तुम 10 किलो ही बनाओगे तो तुम 10 किलो ही बनाओगे, 10 से 11 नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट लाइसेंसिंग पॉलिसी चलाती थी। याद होगा मैंने अपने लेक्चर में बताया था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाला सिस्टम, कि दैट इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंसिंग लेनी पड़ती थी किसी अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए, और उसकी सिर्फ लाइसेंसिंग किस लिए होती थी, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए नहीं, बल्कि अगर आपको अपनी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है तब भी आपको लाइसेंसिंग लेनी पड़ती थी। सो इसमें इस टाइप की जितनी भी बातें थी उनको रिमूव कर लिया गया, ताकि जो इंडस्ट्रीज़ है वो अपनी ग्रोथ की स्पीड को फास्ट कर सके, और हमारी जो डगमगाती हुई अर्थव्यवस्था थी वो थोड़ी संभल जाए। देखो यहाँ पे है फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट ने इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा रखे थे। जैसे गवर्नमेंट ने क्या कर रखा था, तारीफ एंड कोटाज लगा रखे थे। तारीफ एंड कोटाज क्या होते हैं, कुछ याद नहीं आ रहा, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था। तारीफ एंड कोटाज, तारीफ एंड कोटाज का मतलब होता है, देखो तारीफ का मतलब होता है बेसिकली टैक्स। क्या होता है, टैक्स। कि गवर्नमेंट ने 1990 के पीरियड तक बहुत हैवी टैक्सेस लगा रखे थे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हूँ, अब मुझे अमेरिका से कोई प्रोडक्ट मंगवाना है तो मैं मंगवा तो लूँगी, वो प्रोडक्ट 100 रुपये का है, लेकिन अगर मैं अमेरिका से कोई प्रोडक्ट इंडिया में मंगवा रही हूँ ना, तो मुझे वो प्रोडक्ट 500 रुपये का पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए थे। अब ये टैक्सेस क्यों लगाए थे, ये तो भी तो बता दो। तो टैक्सेस इसीलिए लगाए गए थे ताकि जो हमारी कंट्री के लोग हैं वो बाहर से दूसरे देशों से सामान ना मंगवाएं, बल्कि अपने ही देशों में बने हुए चीज़ों का इस्तेमाल करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इंडस्ट्रीज़ को बेनिफिट हो। लेकिन धीरे धीरे ये उन्हीं को फायर बैक करने लग गया, जिसका नतीजा हम लोग देख ही रहे हैं कि पॉलिसीज़ लानी पड़ी गवर्नमेंट को। सो बेसिकली तारीफ होते हैं हैवी टैक्सेस। अब ये कोटाज क्या होता है, देखो कोटाज होता है, जैसे मैंने बोला कि मुझे आईफोन लेना है। अब कोई अच्छी फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है, उसने बोला यार आईफोन ना 10-12 मंगा लेते हैं, क्या दिक्कत है, सब इस्तेमाल करेंगे आईफोन। लेकिन ऐसे आईफोन नहीं मंगा सकते आप लोग, कोटाज लगा रखे थे सरकार ने कि अगर आपको आईफोन लेने हैं मंगाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 से ज़्यादा आईफोन नहीं मंगा सकते तुम। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने कोटाज लगा रखे थे, यानी कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेशियो ही तुम वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से उन्होंने तारीफ एंड कोटाज में लोगों को बांध रखा था कि तुम इससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकते हो, तुम इससे ज़्यादा सामान खरीद नहीं सकते हो, और अगर तुमने कोई बाहर से सामान खरीदा है तो हम बहुत सारा टैक्स लगा देंगे। ठीक है, ऐसे गवर्नमेंट ने चाल चली थी। वैसे तो ये चाल कुछ टाइम के लिए उन्हें अच्छी लगी, लेकिन बाद में हमारी गवर्नमेंट पे ये चाल भारी पड़ने लग गई थी। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, अभी तक हमने ये जो लिबरलाइजेशन देखा है इसकी भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्म्स थी। जैसे कि हम देखेंगे कि इसमें इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हुए थे, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स हुए थे, फिस्कल रिफॉर्म्स हुए थे एंड एक्सपोर्ट सेक्टर रिफॉर्म्स हुए थे। अब हम जानते हैं ये सब क्या होता है। सो सबसे पहले आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स नाम से ही हमें पता चल रहा है समथिंग रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज ही होगा।
सो सबसे पहले हम जानते हैं ये क्या होता है। देखो, इंडस्ट्रीज जो उस टाइम पे हमारी कंट्री में चल रही थी ना, मैंने पहले ही बताया कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी उन पे रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, यानी कि रोकथाम लगा रखी थी। अब इन्हीं रोकथाम की वजह से जो इंडस्ट्रीज थी वो ग्रोथ नहीं कर पा रही थी, ग्रो कर ही नहीं पा रही थी, और उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी भी अफेक्ट हो रही थी। तो 1991 में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे ना, वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। 1 मार्कर में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप एक बार ये ना नोट डाउन कर लेना नोटबुक में कि 1991 के टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे। जनरली बच्चों को ये तो पता होता है, पीएम वगैरह लर्न कर लेते हैं, बट जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं कौन होगा, क्योंकि ये वाला ऑप्शन तो होता है, लेकिन इस वाले ऑप्शन में बच्चे कभी टिक नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनके माइंड में क्या होता है, ये तो पीएम बने हैं, पीएम ही होंगे, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते, तो वो पहले ही हटा देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना तुम लोग। चलो, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में जो 1991 में गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ठीक है जी, हम क्या करेंगे ना, अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी तुम पर ना बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी है, तुम लोगों को बहुत बांध के रख रखा है, अब हम तुम्हें कुछ छूट देते हैं। उस छूट में उन्होंने क्या बोला कि अभी तक ना तुम लोग इंडस्ट्रीज लगाते थे तो क्वांटिटी पे हम लोग कंट्रोल करते थे कि तुम्हें कितनी प्रोडक्ट कितने टाइम में बनाना है और कितना उगाना है, या फिर कितना प्रोडक्ट तुम बना के सेल कर सकते हो। लेकिन 1991 में इस रिफॉर्म में उन्होंने क्या बोला, हमने अभी तक जितनी भी रिफॉर्म्स मतलब रिस्ट्रिक्शंस तुम पे लगा रखी थी ना, वो सारी अब हम धीरे धीरे रिमूव कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं। तो उन्होंने जुलाई 1991 में उन्होंने ये अनाउंस किया कि हमने अभी तक जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाला सिस्टम लगा रखा था वो रहेंगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन 5 इंडस्ट्रीज़ के लिए। यहाँ जो 5 देख रहे हो ना, सिर्फ इन्हीं इंडस्ट्रीज़ के लिए ये लाइसेंसिंग ज़रूरी है, बाकी सब आराम से अपनी इंडस्ट्रीज़ को चला सकते हो और आराम से उसमें प्रोडक्शन कर सकते हो। लेकिन भाई ये 5 जो है ना, ये सरकार इन पर निगाहें रखती थी, जैसे कि लिक्विड यानी कि शराब, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट में आ गया आपका आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, जैसे कि आपके जो हथियार होते हैं, बम और ये मतलब बंदूकें वगैरह, ये सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स जो थे ये गवर्नमेंट अपनी निगरानी में बनवाते थे, और कितना किस क्वांटिटी में बनेंगे ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ही ख्याल रखती थी। इंडस्ट्रियल एक्सपोजर्स, डेंजरस केमिकल्स, ये सारी चीज़ें ना गवर्नमेंट ने बोली कि ये 5 चीज़ को छोड़कर बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं वो तुम बनाओ, किसी भी क्वांटिटी में बनाओ, लेकिन इन 5 पर मेरी निगाहें हैं। इसके लिए लाइसेंसिंग भी ज़रूरी है, कितना प्रोडक्शन करोगे वो भी मैं देखूंगा, बाकी सब तुम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। चलो जी, ये भी समझ में आ गया कि गवर्नमेंट ने ये कर दिया। अब क्या करा गवर्नमेंट ने नेक्स्ट, तो गवर्नमेंट ने नेक्स्ट जो हमारी गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा कि अब हम जो है ना, जो हमने अभी तक इलाकों को ना रिजर्व करके रख रखा है, यानी कि गवर्नमेंट ने ना बहुत सारे इलाकों को रिजर्व करके रख रखा था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए। अब तुम बोलोगे दीदी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या है, मेरा पहला वाला लेक्चर नहीं सुना, तो जाके सुनो जल्दी जल्दी, बट कोई नहीं, मैं यहाँ पे बता दूंगी। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है, बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो इंडस्ट्रीज़ जो छोटे लेवल पे चल रही हो, यानी कि जिनमें की जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से कम हो या 1 करोड़ तक हो, तो उसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मान के चलते हैं। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा 1 करोड़ तो कितनी बड़ी रकम है दीदी, ये तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आना चाहिए, बट नहीं बच्चा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ उन इंडस्ट्रीज़ को बोलते हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट कितनी होती है, 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम की होती है। तो बहुत सारे ऐसे इलाके थे, बहुत सारे ऐसे जोन्स थे जिनमें गवर्नमेंट ने बोला कि हम ये जोन्स जो है ना, ये सारे जोन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए रहेंगे, हम किसी भी दूसरी इंडस्ट्री को इसमें कुछ भी नहीं चालू करने देंगे, ना फैक्ट्री चलाने देंगे, ना इंडस्ट्री चलाने देंगे, ये सारे तो रिजर्व्ड है। तो 1991 में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया तुम्हारा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है ना, जो एरिया हमने उसके लिए रिजर्व कर रखा था, अब उसे हम छोड़ रहे हैं। अब अगर तुम चाहो तो इस पर इंडस्ट्री लगा सकते हो, जिस चीज़ की चाहो, वो 5 चीज़ के लिए तो लाइसेंसिंग लगेगा ही, बाकी अगर तुम्हें किसी चीज़ के लिए करना है तो उस ज़मीनों का इस्तेमाल करो, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर लो। और साथ में साथ उन्होंने फोर्सेस ऑफ मार्केट को क्या अलाउ कर दिया कि तुम उसकी क्वांटिटी जो है ना अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, यानी कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हो, यानी कि अगर मार्केट में जिस सामान की जितनी ज़रूरत है तुम आराम से उतनी बना सकते हो, और अगर तुम्हें लगता है कि इससे ज़्यादा तुम्हें बनानी है, बनाओ जी, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। क्यों? क्योंकि 1991 में गवर्नमेंट को जल्दी जल्दी अपनी इकोनॉमिक पेस को तेज़ करना था और अपनी डूबती हुई नैया को संभालना था। चलो जी, ये भी समझ में आ गया। अब हम चलते हैं और क्या क्या मेजर स्टेप्स लिए थे हमारी गवर्नमेंट ने हमारी डूबती हुई नैया को संभालने के लिए। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। देखो, फाइनेंशियल सेक्टर नाम से पता चल रहा है पैसों से जुड़ा होगा, और जहाँ पैसा होता है वहाँ तो बैंक आती है ना।
तो सबसे पहले मैं तुम्हें इसमें 2 चीज़ें बताती हूँ कि सेंट्रल बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक क्या होता है और कमर्शियल बैंक क्या होता है। देखो हर कंट्री में ना सेंट्रल बैंक भी होती है और कमर्शियल बैंक्स भी होते हैं। अब हम जानते हैं पहले ये क्या होता है। देखो सेंट्रल बैंक जो होती है ना वो किसी भी देश में एक ही होती है, जैसे कि इंडिया में है। इंडिया की सेंट्रल बैंक क्या है, आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारी कंट्री में मतलब जितनी भी कंट्रीज होती हैं उनमें जनरली एक ही सेंट्रल बैंक होता है और उनका अपना अपना नाम होता है। और हमारी कंट्री की जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और बाकी जितने भी बैंक्स आते हैं ना वो आपके कमर्शियल बैंक में आते हैं। अब तुम कहोगे ऐसे कैसे हो गया दीदी, आरबीआई सिर्फ कैसे हो गया, नहीं पंजाब नेशनल बैंक भी तो है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी है। हाँ वो भी बैंक है लेकिन वो सेंट्रल बैंक नहीं है। सेंट्रल बैंक किसी भी देश का सिर्फ एक ही होता है, बाकी जो उसके अंडर काम करते हैं ना वो चाहे बहुत सारे उनकी ब्रांचेज हो, लेकिन आरबीआई एक ही रहती है। और बाकी जो जिनके नाम आपके माइंड में आ रहे हैं जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और भी बहुत सारे बैंक हैं हमारे, वो सारे आपके कमर्शियल बैंक्स में आते हैं। आप कहोगे दीदी इनमें डिफरेंस क्या होता है। देखो इनमें डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं होता, मतलब आरबीआई को ना तुम दादाजी समझ लो, आरबीआई दादाजी है और बाकी सब उसके छोटे बच्चे हैं, ठीक है। तो वही है, आरबीआई ना मेजर डिसीजंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि हमारे देश में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा ये आरबीआई डिसाइड करेगा। हमारे देश के लोगों को कब लोन देना चाहिए, किस रेट पर देना चाहिए, ये सब कुछ आरबीआई डिसाइड करता है, ठीक है। आप कहोगे दीदी जब सब कुछ आरबीआई डिसाइड करता है तो कमर्शियल बैंक की क्या ज़रूरत है। कमर्शियल बैंक की ज़रूरत है ना, मैंने क्या बताया, आरबीआई सिर्फ एक ही है, लेकिन पूरे देश को रन करने के लिए तो उसके बहुत सारे बैंक की ज़रूरत है ना। तो आरबीआई बेसिकली दादाजी है और वो पूरी फैमिली को रन कर रहे हैं, ठीक है। तो 1990 तक ना ये दादाजी बड़े स्ट्रिक्ट थे। इन्होंने बोला जो रूल्स मैंने बना रखे हैं ना बच्चे वही फॉलो करेंगे, उसके सिवाय कोई और रूल फॉलो ही नहीं करेंगे। यानी कि आरबीआई ने डायरेक्टली बोल दिया दैट मैंने जो रूल्स बनाए हैं वो सारे कमर्शियल बैंक्स को फॉलो करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 1990 तक जो आपका सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई था ना वो एज अ रेगुलेटर वर्क कर रहा था, यानी कि वो सिर्फ कमर्शियल बैंक्स को ऑर्डर देता था और कमर्शियल बैंक्स को उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता था। जैसे कि 1990 तक जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना जिस पर आपको लोन मिलता है वो आरबीआई डिसाइड कर देता था, आरबीआई फाइनलाइज कर देता था कि इसी रेट पर आपको मिलेगा, ठीक है। किसी भी इलाके में हो, अगर मैंने ये बोला है 10% बोला है तो आपको 10% ही लेना है। कमर्शियल बैंक्स को बोल दिया जाता है कि आप 10% पे ही लोन दोगे। लेकिन 1991 के बाद जो आरबीआई का रोल था वो बहुत हद तक चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि अब जो आरबीआई था ना वो रेगुलेटर से ट्रांसफ़र होकर फैसिलेटर बन गया। उन्होंने बोला ठीक है जी मैं बहुत सख्ती दिखा ली, अब थोड़ा सॉफ्ट यानी कि नरम होकर काम करूँगा ताकि लोग मुझसे डरे ना। तो उन्होंने बोला ठीक है जी, कमर्शियल बैंक को भी बहुत सारी छूटें मिली, बहुत सारी पावर्स मिली। जैसे कि कमर्शियल बैंक को बोल दिया गया कि आप अपने अकॉर्डिंग अपने मतलब एरियाज़ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो, बट मेन है आपको लोन लोगों को प्रोवाइड करना है। क्यों? क्योंकि 1991 में जो हमारी इकोनॉमी थी वो ख़राब चल रही थी ना, तो गवर्नमेंट चाहते थे कि लोग एटलीस्ट बैंक से पैसा ले और अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करे या फिर कहीं पे इन्वेस्ट करे और लोगों को रोज़गार मिले। इस वजह से बैंक का जो रोल था वो बहुत हद तक गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दैट गवर्नमेंट ने क्या बोला ना कि अभी तक जितना भी हमारे कंट्री में जो बैंक थे ना, मतलब हमारी कंट्री में तो एक मैंने बता दिया सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, तो अभी तक जितने भी बैंक्स थे वो इंडियन बैंक ही चल रहे थे मोस्टली। और सबसे बड़ी बात थी कि कुछ सेलेक्टेड बैंक चल रहे थे, ठीक है, ज़्यादा बैंक नहीं थे। 1990 तक थे बैंक, मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल नहीं थे बैंक, बट उनकी जो नंबर थे ना वो बहुत कम थे। तो 1991 के रिफॉर्म में जो है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, उसमें क्या हुआ, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की भी एस्टेब्लिशमेंट कर दी गई। यानी कि गवर्नमेंट ने बोला ठीक है गवर्नमेंट बैंक अच्छे रन हो रहे हैं देश में हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम लोग प्राइवेट सेक्टर बैंक को भी ओपन होने का मौका देंगे और लोग वहाँ से भी इजीली लोन वगैरह ले पाएंगे। सो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही था आपका दैट जो बैंक है ना प्राइवेट बैंक की भी एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दी थी ताकि लोगों तक पैसा पहुंच सके और लोग अपना बिजनेस कर सके या फिर कहीं भी इन्वेस्ट करके, मतलब मेन 1991 में ना गवर्नमेंट का मेन टारगेट था कि हमें सिर्फ अपनी इकोनॉमी को बैलेंस ही नहीं करना है, हमें बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी लोगों को देनी है। क्यों? क्योंकि देखो जब किसी देश के पास पैसा नहीं होता ना तो सिर्फ पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती और भी दूसरी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, जैसे कि
पैसे की प्रॉब्लम तो हो ही गई, चलो पैसा नहीं है, इकोनॉमी डाउन चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रही है ना, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी होती है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी बैलेंस करनी थी, उसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें करी। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि जो RBI वाले दद्दू थे ना हमारे, जो बहुत स्ट्रिक्ट थे, उनको थोड़ी नरम कर दिया गया, दैट यार तुमने बहुत निभाली रेगुलेटर की जिम्मेदारी, अब तुम क्या हो, आज से तुम फैसिलेटर हो, ठीक है। सेकंड उन्होंने क्या बोला कि अभी तक गवर्नमेंट बैंक बहुत सारे चल रहे थे और बढ़िया चल रहे थे, लेकिन अब हमें चाहिए क्या, अब हमें चाहिए प्राइवेट बैंक, ताकि हर इंसान के पास बैंकिंग जैसी जो बेसिक नेसेसिटी है वो पहुंच सके, और अगर उसको पैसे की ज़रूरत हो तो वो बैंक से जाकर इजीली ले सके। चलो जी, ये वाला भी हमारा ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। सो अब हमारा टॉपिक है फिस्कल रिफॉर्म्स और टैक्स रिफॉर्म्स। दीदी टैक्स रिफॉर्म्स तो पता है, ये फिस्कल तो नाम पहली बार सुन रहे हैं, आई गेस पहले भी सुना है ना फिस्कल डेफिसिट, बट वो अलग था और ये थोड़ा सा अलग है, बट रिलैक्स। देखो टैक्स रिफॉर्म और फिस्कल रिफॉर्म, नाम से ही लग रहा है कि कुछ ना टैक्स से रिलेटेड चीज़ें होंगी। एग्जैक्टली सही सोच रहे हो तुम, टैक्स से रिलेटेड चीज़ है। अब फिस्कल रिफॉर्म्स है क्या, देखो 1950 से लेकर जो हमारा 1990 वाला पीरियड था ना, उसमें जो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर था वो गवर्नमेंट ने बड़ा ही हार्श बोलूँ या फिर हार्ड बोलूँ, इस टाइप से कुछ ये वर्ड यूज़ करना चाहिए हमें, क्योंकि टैक्स स्ट्रक्चर ना इस टाइप से बनाया गया था कि आपकी जो इनकम का आधा पोर्शन होता था ना वो गवर्नमेंट को ही मिल जाता था, जिसकी वजह से लोग दो चीज़ें करते थे, या तो टैक्स में आनाकानी करते थे, बहुत ज़्यादा डिले हो जाता था टैक्स, या फिर काफ़ी लोग टैक्स देते ही नहीं थे, अपनी आइडेंटिटी को ही बदल लेते थे। जैसे मान लो किसी महेश के नाम से टैक्स जाना है, ठीक है, अब उस टाइम पे लोग टैक्स से बचने के लिए अपनी आइडेंटिटी तक चेंज कर देते थे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मतलब धोखाधड़ी और फॉल्ट के केसेस ऐसे मिलते थे जहाँ इंसान वही था बट अलग अलग तरीक़ों से वो बचने की कोशिश करता था कि बस टैक्स ना देना पड़े, मेरी मेहनत का पैसा आधा मैं सरकार को क्यों दूँ, ये वाली फीलिंग आ जाती थी लोगों में थोड़ा सा। तो इसकी वजह से लोगों ने मतलब हमारी गवर्नमेंट ने 1991 में क्या बोला, दैट यार ठीक है अब तुम ऐसे मत करो, तुम लोगों को बहुत अच्छी नहीं पसंद आई ना हमारा टैक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने हमारे टैक्स स्ट्रक्चर को बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया, जो अभी तक बहुत लोगों के लिए हर्ष था उसको सिंप्लीफाइड कर दिया और थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन भी दे दिया, ठीक है, क्योंकि 1990 तक जो टैक्स अमाउंट था गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ले रही थी और उतना लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है नहीं पसंद आ रहा चेंज करते हैं। तो उन्होंने टैक्स स्ट्रक्चर को भी सिंप्लीफाइड कर दिया, अमाउंट भी इतना रखा कि लोग एटलीस्ट इवेसिव ना करें, यानी कि लोग उस टैक्स से भागे ना, उसको टाइमली पे करें, और यही नतीजा हुआ कि जैसे ही गवर्नमेंट ने अपना टैक्स स्ट्रक्चर चेंज करा, लोगों को थोड़ा लगा दैट यार ठीक है गवर्नमेंट स्टेप ले रही है तो हमें भी कॉपरेट करना चाहिए, कॉपरेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, जैसे तुम लोग कर रहे हो इकोनॉमिक्स में 100% लाने के लिए मेरे साथ कॉपरेट कर रहे हो कि दीदी जो समझाएगी सब समझेंगे, सबके नोट्स बनाएंगे, ऐसे ही कॉपरेट करना है एंड तक। तो वैसे ही लोगों ने भी कॉपरेट करना शुरू कर दिया, और ये हमारा फिस्कल रिफॉर्म का जो मेन था। देखो फिस्कल रिफॉर्म में ना बेसिकली तुम्हें ये लिखना है दैट लोग जो अभी तक ट्राई टू सेव देयर मनी कर रहे थे क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा था, उन्होंने अब क्या किया, उन्होंने अब टैक्स को टाइमली पे करना शुरू कर दिया, और ये जो डिले और डिफ़ॉल्ट के केसेस थे ना ये भी 1991 में आना कम हो गए, और जो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर था वो भी सिंप्लीफाइड और मॉडरेटेड हो गया, जिसकी वजह से जो हमारा टैक्स कलेक्शन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था 1991 में। चलो जी ये वाला टॉपिक भी समझ में आ गया, क्या अच्छा है ना। जल्दी जल्दी नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते जा रहे हैं। एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स में ना बेसिकली हम जानेंगे कि जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, यानी कि जो हम सामान लेते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं, उनको किस हिसाब से चेंज करा गया ताकि हमारी जो मतलब हमारे यहाँ जो पैसा आ रहा है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आ रहा है वो बढ़ सके। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 1991 में डी इवैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी कर दी, यानी कि मतलब डी वैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी का मतलब ये हुआ कि लोग हमारी करेंसी से ज़्यादा सामान खरीद पा रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर। मतलब बेसिकली उन्होंने एक्सपोर्ट जिस करेंसी के बेस पे कर रहे हैं ना उसको चीपर कर दिया, और जो हमारे बायर्स थे उनके नंबर्स को इंक्रीज़ कर दिया। अब ये करने से क्या बेनिफिट हुआ कि जो दूसरी कंट्री के लोग थे ना वो इंडिया का सामान खरीद रहे थे, क्यों, क्योंकि उनको सस्ता पड़ रहा था। इस वजह से हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे उनके जो क्वांटिटी थे, उनके जो नंबर्स थे वो धीरे धीरे बढ़ने लग गया था। देखो यहाँ भी लिखा भी है, एक्सलेटेड द फ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी इनटू इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि हमारी करेंसी को डी इवेल्यूएट कर दिया गया था। यानी कि हमारी फॉर एग्जांपल $1 अभी चल रहा है 84.38 समथिंग चल रहा है, अभी ये प्राइस है। अगर ये कुछ टाइम बाद 87 हो जाए
तो ये डी वैल्यूएशन होगा या इवैल्यूएशन? अगर देखो तुम्हें एक फ़ोन 87 का अभी मिल रहा है, ठीक है, और वही फ़ोन तुम्हें बाद में 100 का मिलेगा, तो तुम कहोगे दीदी ये तो महंगा हो गया, बोलोगे ना। बट वही चीज़ अगर अभी 87 का है और कुछ टाइम बाद में तुम्हें 84 का दूँ, तो तुम बोलोगे दीदी अब तो सस्ता हो रहा है। इसी को डीवैल्यूएशन बोलते हैं कि जिस चीज़ मतलब अगर $1 अभी के टाइम पे 83 रुपीज़ है ना, 83.38 समथिंग, तो उसको हमारी करेंसी ने उसको डिवैल्यूएट कर दिया। यानी कि जो चीज़ आप 83 रुपीज़ में अभी तक खरीद रहे थे, आप वही चीज़ आपको कितने में आपको वही चीज़ अब हमको कितने रुपीज़ में दे देंगे? 70 में दे देंगे, 60 में दे देंगे। तो जब लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी कि और लोगों ने देखा कि डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी हो रहा है, तो लोगों ने देखा कि यार अब इंडियन प्रोडक्ट्स को बाय करना चाहिए। देखो सारी दुनिया में जैसे हम लोग बारगेनिंग का सस्ता वो सोचते हैं ना, सारी दुनिया भी ये सोचती है। इस वजह से हमारी कंट्री में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो बढ़ने लग गए, इंक्रीज होने लग गए। चलो जी, अब हम जानते हैं कि एक्सटर्नल रिफॉर्म्स में और क्या हुआ। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था तारीफ एंड कोटाज। काफ़ी बच्चे इसको तारीफ भी बोलते हैं, बट ये तारीफ नहीं होता, मेरे मुंह से भी निकल गया था। इसको तारीफ बोलते हैं, तारीफ एंड कोटास। चलो जी, पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता दो कि तारीफ एंड कोटास होता क्या है। मैंने स्टार्टिंग में तुम लोगों को बताया था। तारीफ यानी कि करेक्ट, जो तुम सोच रहे हो वही है, हैवी टैक्सेस। एंड कोटाज यानी कि जिस क्वांटिटी पे आप गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा था कि इतने ही क्वांटिटी आप बाहर से इंपोर्ट करवा सकते हो, इससे ज़्यादा आप बाहर से इंपोर्ट नहीं करवा सकते हो। ये जो एक इम्पॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन थी लगा रखी थी गवर्नमेंट ने, वो इस एक्सटर्नल रिफॉर्म में हटा दी गई कि अगर आपको बाहर से कोई गुड या सर्विसेज परचेज करनी है तो आप कर सकते हो। हमने जो इतने हार्श और इतने ज़्यादा टैक्स लगा रखे थे वो अब नहीं लगाएंगे। टैक्स तो लगाएंगे बट टैक्स की जो वैल्यू थी वो घटा दी गई, जिसकी वजह से लोग भी बाहर की चीज़ें खरीदने लग गए। और कोटाज यानी कि जो अभी तक ये डिसाइड कर रखा था दैट कोटाज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेशियो ही आप बाहर से इंपोर्ट कर सकते हो, उसको भी रिमूव कर दिया गया कि नहीं जी, आपको जिस क्वांटिटी में सामान चाहिए आप उस क्वांटिटी में खरीद सकते हो। और ऐसा क्यों किया गया, कोई गेस कर सकता है? याद करो, मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनमें कहीं ना कंपीट करने की फीलिंग नहीं थी कि हमें वर्ल्ड वाइड कंपीट करना है या फिर किसी और के ब्रांड से बढ़िया चीज़ निकालनी है, वो फीलिंग नहीं थी। तो गवर्नमेंट का ये स्टेप लेने का सबसे पहला मोटो यही था दैट हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं उनमें ये मोटिव आए या फिर उनमें ये मोटो आए दैट हमें किसी भी कंडीशन में ना अपने प्रोडक्ट को फॉरेन गुड से बढ़िया बनाना है। क्यों? क्योंकि मार्केट में वही सर्वाइव करता है जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको देता है ना। सो उसी तरीके से गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया कि हम लोग बाहर की चीज़ों को परचेज़ करने देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर लोग बाहर की चीज़ें परचेज़ करेंगे तो ठीक है, कहीं ना कहीं जब हमारे मैन्युफैक्चरर्स इंडस्ट्रीज उसको देखेंगे तो उनको लगेगा यार ऐसा है क्या बाहर के प्रोडक्ट में जो हम नहीं कर सकते, तो वो अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाने का ट्राई करेगा। और एक पीरियड ऐसा आएगा जब हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स भी बेस्ट काउंटिंग में आ सकते हैं। तो इसी टाइप के स्पिरिट को जगाने के लिए गवर्नमेंट ने ये वाली चीज़ की थी कि उन्होंने तारीफ एंड कोटास जैसी चीज़ों को हटा दिया था। ठीक है बच्चा, ताकि हमारी जो मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट और मैन्युफैक्चरर की जो कम्पिटिटिव स्पिरिट है ना वो जाग जाए। चलो जी दीदी, ये भी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे, नेक्स्ट हमारा आता है प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन ना कुछ नहीं, बड़ा इजी टॉपिक है। देखो, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है बेसिकली तुम जो चीज़ें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में आ रही है ना उन्हें प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स में इंक्लूड कर दिया जाता है। यानी कि जो सरकारी विभाग या सरकारी द्वारा चलाई गई कोई कंपनी है उसको क्या किया जाता है, उसको निजी कंपनी बना दिया जाता है, या फिर उसका कुछ पोर्शन, कुछ शेयर किसी निजी कंपनी या फिर किसी प्राइवेट इंडस्ट्री को सेल कर दिया जाता है। और प्राइवेटाइजेशन ना 2 वे से ही होते हैं, वो 2 वे इसमें आगे लिखे हुए हैं, तुम्हें कहीं नहीं जाना, सब मिलेगा, कंटेंट भरपूर कंटेंट है यहाँ पे। एक सिंगल क्वेश्चंस का भी तुम्हें आंसर मिल जाएगा, 1 मार्कर भी। चलो जी, तो मैंने बताया ना प्राइवेटाइजेशन किसको बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग किसके पास चली जाती है, प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग के पास या फिर प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के पास। कि हमारी जो ओनरशिप होती है, हमारी जो मैनेजमेंट होती है वो पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर के पास चली जाती है, यानी कि सरकारी विभाग से निजी विभाग के पास चली जाती है। अच्छा जी, अभी दीदी आपने बोला 2 तरीके से करते हैं, तो वो 2 तरीके कौन से होते हैं, आ जाओ। वो 2 तरीके आपके होते हैं। सबसे पहला होता है
ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, यानी कि ओनरशिप का मतलब क्या होता है हिंदी में, जल्दी जल्दी बताओ पहले तो। ओनरशिप का मतलब होता है मालिकाना हक। दैट अगर कोई कंपनी गवर्नमेंट के नाम से रन कर रही है अभी, तो उसको हमने उसको हमने किसी प्राइवेट कंपनी को सेल कर दिया, वो एंटायर कंपनी अब किसके नाम हो गई, किसी प्राइवेट कंपनी के नाम हो गई। तो जब हम अपना ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर की तरफ, तो वो प्राइवेटाइजेशन का ही पार्ट होता है। आप कहोगे चलो ये तो दीदी वही होगी ना कि कोई पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, उसको किसी प्राइवेट कंपनी ने खरीद ली तो वो उसकी हो गई, तो ये तो एक ही तरीका हुआ। देखो सिर्फ इसी तरीके से प्राइवेटाइजेशन नहीं होता। जैसे मेरी कोई मतलब सरकार की कोई कंपनी है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है। अब गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हम ये पूरा सेल करें, ठीक है, गवर्नमेंट चाहती है भाई ये मेरे पास रहे, तो गवर्नमेंट क्या करती है ना, उसका कुछ शेयर जो है वो बेच देती है ताकि उनके पास पैसा आ सके और उस पैसे को वो आगे इन्वेस्ट कर सके या फिर आगे और अच्छे तरीके से यूज़ कर सके। तो जब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अपना कुछ शेयर किसी प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग को सेल कर देती है, तो वो भी प्राइवेटाइजेशन ही कहलाता है, लेकिन उसका नाम याद रखना, उसका नाम होता है डिसइन्वेस्टमेंट। क्या होता है उसका नाम, डिसइन्वेस्टमेंट। पेपर में ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में बहुत बार आ रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, और बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों, उन्हें ये तो पता है प्राइवेटाइजेशन क्या है और कैसे होगा, बट ये नहीं पता कि ये जो शेयर सेल करने वाला सिस्टम होता है ना, इसका नाम क्या होता है। इसी को आप डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हो, ठीक है, कि आपने अपनी कंपनी यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का कुछ शेयर, कुछ पार्ट किसी प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स को बेच दिया है, और इसको क्या नाम दिया गया है, डिसइन्वेस्टमेंट। याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है, ज़रूर आएगा एग्जाम में। चलो जी, आप जानते हैं ग्लोबलाइजेशन देखो, अगर तुम्हारे पास पॉलिटिकल साइंस है ना, तो ग्लोबलाइजेशन का अच्छा खासा मीनिंग पता होगा, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस में एक एंटायर चैप्टर है इसके बारे में। चलो जी, अभी इकोनॉमिक्स पे आ जाते हैं। सो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से इंटरकनेक्ट करने की कोशिश करती है, इंटरलिंक करने की कोशिश करती है थ्रू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पीपल, टेक्नोलॉजी, ठीक है। जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से अलग अलग तरीक़ों से जुड़ने की कोशिश करती है, चाहे वो लोग एक देश से दूसरे देश जाए, कल्चर एक दूसरे से एक्सचेंज होगा, कोई अमेरिकन टेक्नोलॉजी इंडिया में आए तो उसे भी ग्लोबलाइजेशन कहेंगे, है ना। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, कोई मैं अमेरिका का सामान इंडिया में ला रही हूँ, इंडिया का हैंडमेड प्रोडक्ट अमेरिका लेके जा रही हूँ, तो ये सारा क्या है, ये सब ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट है, उसी को ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। देखो यहाँ लिखा भी है मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी थ्रू द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो काफ़ी बार इसमें आ जाता है असर्शन रीजनिंग में, दैट ग्लोबलाइजेशन मैंने तो बता दिया कि लोग इंटरकनेक्ट होते हैं, इंटरलिंक होते हैं विद द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजीज एंड मैनी मोर सच थिंग्स। बट काफ़ी बार ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन में याद रखना रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स भी आता है ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। तो अगर आपके असर्शन रीजनिंग में आए ना दैट ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स, राइट करके आना, गलत नहीं होता वो। क्यों, क्योंकि अगर हम ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करेंगे तभी तो एक दूसरे से व्यापार कर पाएंगे या फिर एक दूसरे की टेक्नोलॉजीज़ को ला पाएंगे। अगर किसी देश ने बहुत सारे ट्रेड बैरियर लगा रखे हैं तो उस देश से इंटरलिंक करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो उस कॉन्सेप्ट को लेकर काफ़ी बार हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है दैट ग्लोबलाइजेशन का तो मतलब बस इंटरलिंक करना होता है, ट्रेड बैरियर तो कुछ होता ही नहीं। बट नहीं जी, अगर किसी देश में बहुत सारे ट्रेड बैरियर लगाए हैं तो वहाँ से तुम कैसे ट्रेड करोगे, है ना, जिससे हम और चाइना ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब मान लो चाइना ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, हाई टैक्सेस कर रखे हैं, बोल रखा है अगर इंडिया से कोई सामान आएगा तो जहाँ सबसे वो 10 रुपये वसूल करता है हमसे 100 रुपये वसूल करेगा, तो क्या हम उससे ग्लोबलाइजेशन कर पाएंगे विद द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? उस केस में हमारे लिए ये मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, असर्शन रीजनिंग में ये बहुत बार कॉमन मिस्टेक है जो देखने को मिलती है दैट ये लिखा होता है बट स्टिल बच्चे क्या करते हैं, असर्शन सही है रीज़न गलत है, या फिर रीज़न सही है असर्शन गलत है। ये कॉमन मिस्टेक है, इसको ध्यान से नोट डाउन कर लो नोटबुक में, बिकॉज ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। अब हम पढ़ेंगे कि ग्लोबलाइजेशन को इंक्रीज़ करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ अपनाई और कैसे हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की पेस को
बूस्ट किया गया। तो जो सबसे पहली चीज़ हमारी गवर्नमेंट ने की थी वो की थी हमारी इक्विटी लिमिट पर। देखो इक्विटी लिमिट बेसिकली क्या होता है कि जो फॉरेन कंपनीज होती है या फिर फॉरेन इंडस्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो किसी दूसरी कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो वैसे ही जो फॉरेन कंट्रीज़ के इन्वेस्टर्स थे वो हमारी कंट्री में भी इन्वेस्ट करना चाहते थे, लेकिन इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, मतलब कर तो रहे थे लेकिन उसका जो परसेंटेज था वो सिर्फ 40% था। क्यों? क्योंकि 1990 तक हमारी गवर्नमेंट ने क्लैरिटी के साथ बोल रखा था कि भाई तुम्हें इन्वेस्ट करना है करो, लेकिन कितना कर सकते हो, सिर्फ 40% इन्वेस्टमेंट ही कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। लेकिन 1991 में हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आई और उन्होंने तो बोल दिया जी अगर किसी भी फॉरेन कंपनी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना है तो वो आराम से 51 से लेकर 100% के बीच में आराम से कर सकता है, गवर्नमेंट को कोई तकलीफ नहीं होगी। और इसी की वजह से जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थी ना वो भी धीरे धीरे बढ़ने लग गई थी। क्यों? क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो धीरे धीरे इंडिया को एज अ पॉइंट देखने लग गए थे जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ चीप लेबर मिल रहा था, बहुत सारे इंडस्ट्रियल सोप्स दिए जा रहे थे एंड वैरायटी ऑफ थिंग्स गवर्नमेंट कर रही थी अलग अलग इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट था हमारी गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया था वो ये था कि अभी तक जितने भी कस्टम ड्यूटीज़, भारी भारी तारीफ, टैक्सेस और बहुत कुछ लगा रखा था ना, गवर्नमेंट ने बोला बस जी हो गया, अब ये तारीफ कस्टम ड्यूटीज़ को थोड़ा लाइट कर देते हैं और कई चीज़ों को हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने जो इतने मतलब टैक्सेस लगा रखे थे, कस्टम ड्यूटीज़ लगा रखी थी, इसकी वजह से ना लोग बाहर की चीज़ें परचेज ही नहीं कर रहे थे और अगर कर भी रहे थे तो बड़ा सोच समझ के कर रहे थे। तो 1991 में गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ होता है और गवर्नमेंट अपनी गलती का एहसास करते हुए क्या बोलती है दैट हम जो है हमारी कस्टम ड्यूटीज़ रिमूव कर रही हैं, प्लस जो हमारे तारीफ यानी कि जो हमने हैवी टैक्सेस इंपोर्ट कर रखे थे गुड्स एंड सर्विसेज पे उसको भी कम कर दिया जाता है और कुछ जगहों पे हटा भी दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। देखो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन वर्ड देख के घबराना मत, कुछ नहीं, जो पहले पढ़ा है वही है, बस थोड़ा इकोनॉमिक वाला टिपिकल वर्ड आ गया है। बच्चा यहाँ मैं एक सजेशन भी देना चाहूँगी दैट आप जब इकोनॉमिक्स के पेपर में आंसर्स लिखते हो ना तो ट्राई करो दैट आपकी जो बुक का कंटेंट है उससे थोड़े सिमिलर वर्ड्स उठाओ, बिकॉज मैंने काफ़ी बार देखा है दैट आंसर्स तो फ्रेम हो जाता है लेकिन ना एज अ टीचर हमें जो कंटेंट चाहिए होता है, जो टिपिकल वर्ड्स चाहिए होते हैं ना, वो फ्रेमिंग के टाइम पे अगर बच्चा यूज़ नहीं करता तो मार्क्स कट जाते हैं। सो पर्सनली आई विल सजेस्ट यू दैट वो गलती मत करो। अगर आप संदीप गर्ग से पढ़ रहे हो या फिर अगर किसी और पब्लिशर की बुक भी पढ़ रहे हो तो पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो टिपिकल वर्ड्स इकोनॉमिक्स के लिए यूज़ होते हैं वही ट्राई करो कि आप वही वर्ड्स डालो। क्यों? क्योंकि आंसर फ्रेम करते वक्त ना टीचर वो टिपिकल वर्ड्स अगर आपने हाईलाइट कर दिया, पेंसिल से मार्क कर दिया, तो टीचर्स उन हाईलाइटेड वर्ड्स को ही देख के समझ जाते हैं दैट कंटेंट अच्छा है और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों का ध्यान रखना। सेकेंड चीज़, आप जब भी इकोनॉमिक्स का आंसर लिखोगे तो हमेशा पॉइंट्स में लिखना। बिल्कुल ये गलती मत करना कि 10-12 लाइन की पैराग्राफ बना दिया दैट टीचर खुश हो जाएंगी, नंबर दे देंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। ट्राई करो कि सारे आंसर्स आप पॉइंट्स में ही फ्रेम करो, ठीक है? क्योंकि पॉइंट्स में लिखने से 2 फ़ायदे हैं, एक तो क्लैरिटी रहती है आंसर में और दूसरी जो आपका कॉम्प्लेक्स आंसर 12 लाइनों का है ना वो आराम से पॉइंट्स में क्लैरिटी के साथ दिखता है और टीचर को कंटेंट ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आता है और टीचर्स नंबर भी काफ़ी अच्छे दे देते हैं पॉइंट्स पे एज़ कम्पेयर टू पैरा। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना। आप यहाँ पे क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन का मतलब है कि अगर मुझे आईफोन मंगवाने हैं तो गवर्नमेंट ने तो कोटाज में पहले ही बोल दिया ना कि मैं सिर्फ 10 आईफोन मंगवा सकती हूँ, 10 से ज़्यादा आईफोन नहीं मंगवा सकती। लेकिन 1991 में गवर्नमेंट बोला कोई ना, तुम्हें 12 आईफोन मंगाने हैं 12 मंगा लो, ठीक है? गवर्नमेंट बोला तुम्हें 15 मंगाने हैं 15 मंगा लो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमारी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन थी उसको हटा दिया गया, ऑल इम्पोर्ट आइटम्स। चलो जी, यहीं इसी स्लाइड के साथ आपका जो चैप्टर है वो खत्म होता है और लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा मैंने सरप्राइज रख रखा था, जो वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, तो वो सरप्राइज ऑब्वियसली नहीं हुआ बट वो इम्पॉर्टेंट ज़रूर है। और ये है आज के स्टार क्वेश्चंस। देखो बच्चों, ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इकोनॉमिक्स के इस चैप्टर से, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो हर साल रिपीट हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है? जैसे कि मैंने इन्वेस्टमेंट उस टाइम भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्राइवेटाइजेशन का टॉपिक हर कोई पढ़ा देता है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी हो जाता है, लेकिन टीचर प्राइवेटाइजेशन बहुत कम केसेस में चांसेस है पूछे, वो पूछेगा डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है ये बताओ। तो डिसइन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन अच्छे से मैंने इस स्लाइड में भी समझा रखी है, आपको इन सब के आंसर्स इसी में मिल जाएंगे। देन आपका फर्स्ट क्वेश्चन था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991।
ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये वाला क्वेश्चन मिलेगा सीधा 6 मार्कर या फिर 5 मार्कर और आपको उसका आंसर देना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसके बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देनी है, ठीक है, कि क्या होता है, कब शुरू हुआ था, और इस जैसे लिबरलाइजेशन है आपको ये तो पता चल गया 1991 में आया, बट उसके अंदर जो रिफॉर्म्स है वो भी एक्सप्लेन करो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत मार्क्स का आता है और बहुत, मैं तो बोलूँगी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आप फुल मार्क्स ले सकते हो, बिकॉज आईडी में ना बच्चा 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकता है, इसमें नंबर कटवाने के चांसेस होते ही नहीं है जनरली। चलो, और आपका थर्ड क्वेश्चन है लिबरलाइजेशन क्या है और इसने कैसे हमारी कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प किया। इतना सारा कंटेंट पढ़ाने के बाद, इतना सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के बाद, आई होप आपको आज की सेशन में बहुत मज़ा आया हो और ये तीनों क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में ज़रूर करना, और अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो और सेशन पसंद आया हो तो लाइक करो।